Hello students, welcome back to the amazing platform of NCERT वाला and this is a very own यशिका मैम। और आज मैम आपको स्टार्ट करवाएंगे लेक्चर नंबर 5 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो बच्चे रिवाइज करके नहीं आए हैं फुट लो, आपको पता है मैम हमेशा कहती है रिवाइज करके आना है, और ये लेक्चर तो बिल्कुल ही रिवाइज करके आना है क्योंकि मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, क्यों एक ही स्ट्रैंड डीएनए का बनता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स क्या होते हैं, कौन कौन एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है, कौन इनिशिएट करता है, कौन स्टॉप करता है, एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कैसे हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, सब कुछ इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन में पिछले लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा दिया गया है। तो अगर आप बिना लेक्चर नंबर 4 देखे लेक्चर नंबर 5 में कूदोगे नहीं समझ में आएगा। इसीलिए फटाफट अपने आप को ब्रश अप कर लो, कॉपी खोल करके बैठो, और जो नहीं लेक्चर अटेंड किए वो पहले लेक्चर अटेंड करें फिर इसको देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, साथ ही साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं चाहे ओरली करें, बट आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, उसके बेसिस पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या करेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट वी गोना स्टडी? वी गोना स्टडी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, ये जो प्रोसेस है बेटा ट्रांसक्रिप्शन का, क्या होता है इसमें? आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन एक तरीका है इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करने का। कहां से कहां? डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे होता है आपको मोटा मोटा आइडिया तो है बेटा कौन सी एंजाइम्स होती हैं। वो एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट कहते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक जो एक्चुअली में ट्रांसक्राइब करता है दैट इज टेम्पलेट, जिसका कोड आरएनए से मिलता है दैट इज कोडिंग। तो आपको बेसिक आइडिया है। तो प्रोसेस के लिए बेटा आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। इसके कुछ स्टेप्स है, दे आर द 3 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन ऑफ आरएनए चेन। इनिशिएशन ऑफ आरएनए चेन। सो हु इज गोइंग टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए? कौन इनिशिएट कराता है बेटा? इनिशिएट कराने के लिए मेरे बच्चों डेफिनेटली आपको एंजाइम चाहिए होगी। वो एंजाइम का नाम क्या है? वो एंजाइम का नाम अभी तक मेरे बच्चों को रट चुका होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि इसको आरएनए बनाना है, इसके नाम में देखो आरएनए पॉलीमरेज है, बट क्योंकि ये आरएनए तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको डीएनए के टेम्पलेट ना मिले। दैट मींस ये एंजाइम डिपेंडेंट है डीएनए पर आरएनए की सिंथेसिस के लिए। दैट इज व्हाई इस एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट बोलते हैं। अब ये जो एंजाइम है बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जगह जगह पे आरएनएपी भी लिख देंगे, ठीक है, सो दैट हमें बार बार इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े। ये जो एंजाइम है ये कहां पर जाकर के लगती है? इट बाइंड्स विथ प्रमोटर। इट बाइंड्स विथ प्रमोटर रीजन। किसके? डीएनए के। टू स्टार्ट द प्रोसेस। टू स्टार्ट द प्रोसेस। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा प्रमोटर कहां है? प्रमोटर पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं बेटा जो आरएनए पॉलीमरेज एक फैक्टर के साथ रिकॉग्नाइज कर सकता है। बताया था ना कि अगर आपको किसी को सिग्नल देना है, आप सिटी मार के सिग्नल दोगे कि भैया हाँ यहां से ऑर्डर आया है, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, नहीं तो बोलोगे मैंने काली टी शर्ट पहन रखी है, मैंने रेड पैजामा पहन रखा है। दिस इज गोना इंडिकेट। इंडिकेट किस लिए करना पड़ता है? सो दैट वो बंदा आपके एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सके, है ना। दुकान का बोलते मैं इस दुकान पे खड़ा हूं। सिमिलरली प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई कैसे करेगा आरएनए पॉलीमरेज? प्रमोटर रीजन पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, उस सीक्वेंसेस को देख करके समझ में आ जाता है अच्छा भैया यहां पर आकर के मुझे पार्क होना है, यहां पर आकर के लगना है, ठीक है। अब लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनिशिएट कराने के लिए एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इट इज इनिशिएटेड बाय a very important factor
जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये इनिशिएट करा रहा है, उसका नाम है बेटा सिग्मा फैक्टर। इसको मैं सिर्फ ऐसे सिग्मा भी लिख सकती हूं, आपको पता होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज along with the sigma factor recognizes this region and gets binded to it। तो ये भी लिख देती हूं, आरएनए पॉलीमरेज along with sigma factor, along with sigma factor, अगर सिग्मा फैक्टर ना हो प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो पाएगा, ये मेन फैक्टर इनिशिएट कराने के लिए, ठीक है। with sigma factor gets associated with promoter region, gets associate, पहले बेटा थ्योरी देख लो, थ्योरी समझ लो, एक बेसिक आइडिया बना लो, फिर आपको पता है मैम के पास एक बहुत ब्यूटीफुल एनिमेशन वीडियो है जिस रेप्लिकेशन की थी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। वो जैसे मैं हर्षेन चेज ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था ना, कोई डाउट रह ही नहीं गया था, अनइक्विवोकल प्रूफ, हम भी ऐसा पढ़ेंगे क्योंकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। गेट्स बाइंडेड विद दी या गेट्स एसोसिएटेड विद दी प्रमोटर रीजन to initiate RNA formation, to initiate RNA formation। सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर को सबसे इजी करके पढ़ाएंगे, to initiate RNA formation, ठीक है। अब जब ये सब हो जाता है, एक बार सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रमोटर पर आ जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ती रहती है, ट्रांसक्रिप्शन करती रहती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेप इज इलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन। ये कौन करता है, इट इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज ओनली। इस वाले में सिग्मा फैक्टर हैज नो रोल। क्यों भैया, कहां चली गई सिग्मा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर फॉल्स ऑफ आफ्टर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। जब एक बार उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट करा दिया, एक बार आरएनए बनने की शुरुआत हो गई, एक बार जब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आकर के आने लगे और जुड़ने लगे आरएनए चेन बनाने के लिए, सिग्मा फैक्टर का बेटा सिर्फ काम था इनिशिएट कराना, उन्होंने तो करा दिया, तो वो वहां से सरक लेते हैं, उनका काम हो गया, वो निकल जाएंगे। तो वहां उस साइड पे सिर्फ कौन जुड़ा रह जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो दैट मींस जो आरएनए की चेन इलोंगेट हो रही है और जो न्यूक्लियोटाइड्स आकर के लगते जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि तब तक सिग्मा फैक्टर तो जा चुकी है। उसके बाद ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि एंजाइम कहां ना पहुंच जाए, टर्मिनेटर रीजन पर। व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, इसकी मुलाकात एक फैक्टर से होती है, इट एनकाउंटर्स अ टर्मिनेशन फैक्टर। उस टर्मिनेशन फैक्टर का नाम क्या है, उस टर्मिनेशन फैक्टर का नाम है रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करता है, दिस फैक्टर टर्मिनेट्स द प्रोसेस, दिस फैक्टर terminates the process of RNA formation। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, ठीक है। 3 स्टेप है, सबसे पहले इनिशिएट कराना, उसके बाद क्या होना, उसके बाद हमारा इलोंगेट होना, उसके बाद टर्मिनेट हो जाना। ये बेसिक आइडिया ले लो, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से भी समझाती हूं। सबसे पहले क्या होता है, प्रमोटर रीजन पर, ठीक है, प्रमोटर रीजन पर कौन आकर के बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। किसके साथ मिलकर के, सिग्मा फैक्टर के साथ मिलकर के, ठीक है। सिग्मा फैक्टर का होना बहुत जरूरी है प्रोसेस को स्टार्ट कराना। अच्छा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्रमोटर ऊपर वाले स्ट्रैंड पर क्यों बाइंड करता है, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज ऊपर वाले स्ट्रैंड पर क्यों बाइंड करता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज खुद किस डायरेक्शन में कैटलाइज करता है, 5' to 3'। तो एज अ टेम्पलेट किसको लेता है, ऐसे स्ट्रैंड को जिसकी पोलैरिटी खुद 3' to 5' है। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है,
ठीक है, तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर लग गया। अब जैसे ही लग गया प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की शुरू हो जाएगी। उसके बाद से प्रमोटर का खुद के जो नाइट्रोजन बेसेस है वो ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं, प्रमोटर सिर्फ हेल्प करता है, खुद आरएनए नहीं बनाता। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आ गया तो आगे बढ़ना शुरू करेगा। स्ट्रक्चरल जीन के जो हिस्से, जैसे मान लो यहाँ ए है, टी है, जी है, सी है, व्हाटएवर नाइट्रोजन बेसेस यहां पर लगे हुए हैं, आरएनए पॉलीमरेज चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और चेन बनती चली जाएगी, चेन बनती चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ए है तो यू ऐड कर देगा, टी है तो कॉम्प्लीमेंट्री ए ऐड कर देगा, जी है तो कॉम्प्लीमेंट्री सी ऐड कर देगा, सी है तो कॉम्प्लीमेंट्री जी ऐड कर देगा। जैसे जैसे ये चेन बढ़ती जाएगी, चेन किस डायरेक्शन में बढ़ती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब तक आरएनए पॉलीमरेज घूमता रहेगा नाइट्रोजन बेस ट्रांसक्राइब होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। बट जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज घुस जाएगा किस जोन में, टर्मिनेटर जोन में, वो नो जोन है, दैट मींस वहां कोई आरएनए वारएनए नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर महाराज धीराज बैठे, कौन से, रो फैक्टर। अब ये रो फैक्टर क्या करता है, जैसे एक फैक्टर इनिशिएट किया है, रो फैक्टर स्टॉप कर देता है, क्योंकि ये स्टॉप करता है, टर्मिनेट करता है, दैट इज व्हाई इसको टर्मिनेटर वाला फैक्टर कहते हैं। करता क्या है भाई, ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को यहां से गिरा करके नीचे फेंक देता है। अब आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं रहा तो पॉलीमराइज कौन करेगा, नया आरएनए कौन बनाएगा, और दिस इज हाउ द आरएनए फॉर्मेशन इज स्टॉप्ड। ठीक है, अब मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाती हूं, सब समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी ने जो हमें ट्रांसक्रिप्शन यहां पर समझाया है, ये ट्रांसक्रिप्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स। एनसीईआरटी आधी ज्यादा बातें प्रोकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में बताती है, क्योंकि प्रोसेस तो बेटा सेम है, इक्का दिक्का चीजें चेंज होती हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है, वेयर एज यूकैरियोट्स में 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बट कंसेप्ट प्रोसेस तो वही है कि प्रमोटर इनिशिएट कराएगा, टर्मिनेटर स्टॉप कराएगा। ना प्रमोटर का हिस्सा आरएनए बनाता है, ना टर्मिनेटर का हिस्सा आरएनए बनाता है, सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन का हिस्सा आरएनए बनाता है। तभी तो हमने लिखा था कि ओनली अ पार्ट ऑफ डीएनए गेट्स ट्राइज्ड इनटू आरएनए। ये नहीं लिखा था कि पूरा का पूरा डीएनए आरएनए बना सकता है, लिखा था क्या, नहीं। ठीक है, आओ देखते हैं। तो ये हमारा डीएनए का हेलिक्स है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं, आप देख सकते हो, पोलैरिटी भी ऑपोजिट है। अब जैसा कि आपको पता है बेटा, 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं ना, एक हिस्सा ये, इसको बना लो प्रमोटर, एक हिस्सा ये, इसको बना लो टर्मिनेटर। ठीक है, लिखते हैं इसको, दिस इज प्रमोटर वाला रीजन, ठीक है, दिस इज टर्मिनेटर वाला रीजन, और जो हिस्सा आरएनए बनाता है उसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, कौन सा जीन एनसीईआरटी लिखती है, स्ट्रक्चरल जीन। थोड़ा और अच्छे तरीके से हमने लिख दिया जो एनसीईआरटी छोड़ती है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन। एज यू कैन सी दिस इज द वेरी नंबर 1 स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप कराने के लिए क्या होना पड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज को किस साइड से बाइंड करना होगा, देखो प्रमोटर। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अकेला आता है नहीं, एक फैक्टर बैठा के लगता है जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। तो आप देख सकते हो ये आरएनए पॉलीमरेज है और इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, सिग्मा फैक्टर, देख सकते हो ना। ओके, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ प्रमोटर पे जुड़ गया, आरएनए की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, उसके बाद से शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब शुरू हो चुकी तो सिग्मा फैक्टर का काम है नहीं। इसीलिए देखो, जब दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, दूसरा स्टेप जो शुरू होता है जिसका नाम इलॉन्गेशन है, आप देखो आरएनए जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। इसका सिग्मा फैक्टर कहां गया, इसका सिग्मा फैक्टर निकल गया है। ये देखो, सिग्मा फैक्टर फॉल्स ऑफ, sigma factors falls off after initiating the process, after initiating the process। ये लिखा है ना नोट्स में। That means ये जो आरएनए की चेन बनती चले जा रही है, देखो सिग्मा फैक्टर ने से सबसे पहला वाला नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड आरएनए का जोड़ा है,
रेस्ट जो जोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से आरएनए की चेन इलोंगेट होती चली जा रही, वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, गिर जाता है। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर प्रमोटर है, प्रमोटर का हिस्सा ट्रांसक्राइब नहीं होता है, जिसका हिस्सा ट्रांसक्राइब होता है हम उसको क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। जैसे जब डीएनए की कॉपी बन रही थी, रेप्लिकेशन हो रहा था, तो डीएनए का जो हेलिक्स था वो खुल रहा था, ठीक है, अनवाइंडिंग हो रही थी, इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज अनवाइंडिंग, सेपरेट, अनवाइंडिंग मीन सेपरेशन, किसका, डीएनए हेलिक्स का। कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके, ठीक है, जैसे वहां पर बताया था उसी तरीके से टूटते हैं ये। आरएनए पॉलीमरेज फिर घूमता रहता है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहता है। सो दिस इज हाउ चेन आरएनए की बढ़ती रहती है, क्योंकि आरएनए की चेन बढ़ रही है, इसको इलॉन्गेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो बबल फॉर्मेशन होती है ना, ये बबल क्यों बन रहा है, क्यों इतना फूल गया है, क्योंकि यहां पर डीएनए हेलिक्स सेपरेट हुए हैं, अनवाइंडिंग हुए हैं। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यही ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक ये आरएनए पॉलीमरेज यहां ना पहुंच जाए। जैसे आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे पहुंचेगा, ये चेन निकल करके बाहर आ जाएगी, ठीक है। आप देखो यही होने वाला है, यहां पर ये प्रमोटर था, यहां पर क्या था, टर्मिनेटर, ठीक है। तो हुआ क्या, इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज चल रहा था, चलते चलते पहुंच गया इस साइट पर, चलते चलते पहुंच गया इस साइट पर। ये कौन सी साइट है बेटा, ये अच्छी वाली साइट नहीं है, टर्मिनेटर साइट है। दिस इज टर्मिनेटर, टी साइट इज टर्मिनेटर साइट। यहां पर बैठा एक फैक्टर जिसका नाम क्या है, रो फैक्टर। ये क्या करता है, ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को गिरा दिया, देखो निकल के बाहर आ गया ना। अब बेटा एंजाइम ही नहीं रही तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहीं पर प्रोसेस खत्म। आरएनए पॉलीमरेज को साइड से गिरा दिया और नई जो आरएनए की चेन बनी थी, किस डायरेक्शन में बनी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो भी देखो निकाल के फेंक दिया बाहर। एंड दिस इज हाउ नया आरएनए बन गया है। क्योंकि ये नया आरएनए है, एनसीईआरटी इसको नेसेंट आरएनए कहती है, ठीक है। नेसेंट मींस न्यू आरएनए। क्लियर है। एक चीज जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक का डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, प्रोकैरियोट्स का डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं, उनका जो भी डीएनए है बेटा वो एक जगह, आपको पहले भी पढ़ा रखा है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो अगर इनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में है, तो आप सोचो साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगी, जहां डीएनए है, और डीएनए कहां है, साइटोप्लाज्म में। तो ये आरएनए भी कहां बन रहा है, इन साइटोप्लाज्म ओनली, ठीक है। ये भी कहां बन रहा है, इन साइटोप्लाज्म ओनली। आप देखो यहां पर ये जो आरएनए बन करके गिरा होगा ना, ये साइटोप्लाज्म में ही आया है, ठीक है। एक और चीज जो आपको बतानी है, ये जो आरएनए प्रोकैरियोट्स में बना है, दिस आरएनए इज फुल्ली फंक्शनल। Why it is fully functional? Why it is fully functional? Since it do not contain any introns. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके पिछले लेक्चर में कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है, पहले भी बता रखा है ना बेटा, कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, वो 2 सीक्वेंस का बना होता है। दिस इज यूकैरियोटिक डीएनए, दिस इज यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए बेटा 2 सीक्वेंस का बना होता है, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, है ना। एक्सॉन्स कैसा सेगमेंट होता है, फंक्शनल पार्ट होता है, इट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। अच्छा, किसी डीएनए के सेगमेंट को फंक्शनल कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स दिस इज द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। अगर हम किसी डीएनए के सेगमेंट को कोडिंग कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन। आगे देखो, आरएनए हम क्यों बनाते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए।
ठीक है, तो जो डीएनए का सेगमेंट प्रोटीन बना पाए वो अच्छा वाला सेगमेंट है, वो हमारे काम का सेगमेंट है। इंट्रॉन्स कैसे सेगमेंट होते हैं बेटा? ये जो इंट्रॉन्स है, ये पहले भी बता रखा है, ये बेकार के सेगमेंट है, निकम्मे सेगमेंट है, किसी काम आएंगे नहीं आपको। तो दे आर नॉन फंक्शनल, ठीक है, दे आर नॉन कोडिंग, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करने वाले हैं, डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बहुत बड़ी कंपनी खोल ली है, बहुत सारे इसमें एम्प्लॉयज रख लिए हैं, जो एम्प्लॉयज का आउटपुट ही नहीं आ रहा, जो एम्प्लॉयज आपके बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, जो एम्प्लॉयज आप काम दे रहे हो बट काम नहीं कर पाए, आप उनको रखोगे नहीं। बहुत सारी कंपनियां लात मार के बाहर निकाल देती हैं, है ना। अब देखो मम्मी पापा तो उनके अपने बच्चे हैं, वो नहीं निकालेंगे, लेकिन जहां आप काम करने जा रहे हो, आप उनके सगे थोड़ी हो, वो निकाल के बाहर कर देंगे। सिमिलरली अब डीएनए के पास जब इंट्रॉन्स था, तो ये तो उसका खुद का सेगमेंट है ना, डीएनए नहीं निकाल रहा था इनको, है ना। लेकिन जब यही डीएनए आरएनए बनाता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जब यही डीएनए बेटा, यही डीएनए जब आरएनए बनाता है इन यूकैरियोट्स, क्योंकि इस डीएनए के पास इंट्रॉन है, तो जो आरएनए यूकैरियोट्स में बनता है ना बेटा, उसमें भी इंट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये तो नहीं निकाल पा रहा था, ये तो उसके खुद का सगा सेगमेंट है, लेकिन जब इसने अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट किया, आरएनए का सगा थोड़ी है, इसको तो गिफ्ट मिला है डीएनए से, तो आरएनए क्या करता है, इन इंट्रॉन्स को काट करके बाहर फेंक देता है। बताया हुआ है, उस प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग। उस प्रोसेस का नाम क्या है? स्प्लाइसिंग। तो जब इंट्रॉन्स को हटा देगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन रह जाते हैं। ऐसे को हम एचएनआरएनए कहते हैं। इसको एचएनआरएनए नहीं कहते, इसको एचएनआरएनए कहते हैं, जिसमें इंट्रॉन्स होते हैं। जब इंट्रॉन्स को काट करके बाहर फेंक दो तो इसको एमआरएनए कहते हैं। तो ये सिलसिला होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो पहले से ही फंक्शनल है। दैट मीन्स उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन के ही सेगमेंट है, नो इंट्रॉन्स। इनके पास निकम्मा वाला सेगमेंट है ही नहीं। अगर डीएनए में ही नहीं है तो जब इस डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या इसमें होगा? नहीं। तो दिस आरएनए फॉर्म्ड इज ऑलरेडी फंक्शनल। तो क्या यहां पर काटने पीटने की जरूरत पड़ेगी? किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी? ना बेटा ना, नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। यही डिफरेंस होता है मेजर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट वाले में, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी और एक पिक्चर ऐड करती है, वो पिक्चर है ये वाली। अच्छा, इस प्रोसेस में ना इसको किसके हेडिंग के नीचे जोड़ा हुआ है? यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन। बेटा इससे आपको यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं बता रहे। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस तो वही है जो उन्होंने उस डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। इसमें मॉडिफिकेशंस बताई गई हैं जो यूकैरियोटिक आरएनए में होती है। अब तुम सोच रहोगे कि मैडम ऐसा क्यों होता है, तो रीजन देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये देखो, हमारा जो आरएनए बन करके आता है, क्योंकि इस आरएनए में इंट्रॉन्स है, आप देखो, है ना। सो इंट्रॉन्स होने की वजह से ये जो आरएनए बना है, दिस इज नॉन फंक्शनल। Therefore, modification is required to make it functional, ठीक है। सो ये क्या है, जब इंट्रॉन्स को काटा जा रहा है तो मॉडिफिकेशन ही तो करा रहे हैं, तो वही सारी मॉडिफिकेशन हमें पढ़नी है जो यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में होता है। अच्छा, डीएनए से आरएनए का बनना क्या था बेटा? डीएनए से आरएनए का बनना था ट्रांसक्रिप्शन।
क्या जो तुम मॉडिफिकेशन करा रहे हो वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, या जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जा रही है, आरएनए जब बन जा रहा है उसके बाद मॉडिफिकेशन हो रहा है? सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो रहा है? साथ ही साथ मॉडिफाई कर रहे हो या आरएनए के बनने के बाद मॉडिफाई कर रहे हो? सोचो, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग बहुत है, थोड़ा चलाना है बस। हाँ, तब तक मैडम पानी पी लेती, गला सूख गया है। सोच लिया होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम बाद में ही दिखाई दे रहा है। यस, देखो आरएनए बन चुका है, बनने के बाद तुम्हें पता चला अच्छा ये तो नॉन फंक्शनल है, फंक्शनल बनाना पड़ेगा, तो मॉडिफाई करा रहे हो। मतलब ये जो मॉडिफिकेशन चल रही है वो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, और आफ्टर के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? पोस्ट। सो ये कैसी मॉडिफिकेशन है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। कैसी है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहले डायग्राम दिखाती हूं, फिर मॉडिफिकेशन समझाऊंगी। और अब आप देख सकते हो बेटा, दिस इज डीएनए का हेलिक्स। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, एंटी पैरेलल नेचर है, एक 3' to 5', एक 5' to 3', एंटी पैरेलल, एंटी पोलैरिटी। अब होता क्या है, इन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू आपको कोई प्रोसेस नहीं समझाया है। प्रोसेस वही कॉमन है। क्या कॉमन है? कि यहां पर प्रमोटर रीजन होगा, प्रमोटर रीजन पर आएगा, अपना बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, एक टर्मिनेटर हिस्सा होगा, वो टर्मिनेट करेगा। जो हिस्सा आरएनए बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं? जीन। कौन सा? स्ट्रक्चरल जीन। ये वही प्रमोटर रीजन, ये टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, और ये आरएनए की चेन बनेगी 5' से 3' तक। ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है। व्हाट इज दिस? आरएनए पॉलीमरेज, है ना। यूकैरियोट में सिर्फ एक मॉडिफिकेशन नहीं होती बेटा, 3 मॉडिफिकेशन आर देयर। 3 modifications are there. 3 modifications are there in eukaryotes. कौन कौन सी होती है सब पढ़ाएंगे बेटा एक एक करके। नंबर 1 is you will study about splicing. वही इंट्रॉन्स को काट के फेंकने वाली। क्यों काटना पड़ रहा है? इंट्रॉन्स निकम्मा सेगमेंट है, काम ही नहीं कर रहा, फालतू का खर्चा कर रहा है। ठीक है, एक होता है कैपिंग और एक होता है बेटा टेलिंग। ठीक है, तो आओ देखो क्या है। सबसे पहले हम यहां पर डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो 5' पोजीशन पर आपको NGPPP दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? MGPPP। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है, आप एनसीईआरटी में लिख सकते हो, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने जीटीपी का नाम तो सुना है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप GPPP भी लिख सकते हो, गुआनोसिन 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये कैसा न्यूक्लियोटाइड है? दिस इज अ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। दिस इज मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? क्योंकि इसमें देखो मिथाइल वर्ड लगा हुआ है। दैट मीन्स इस न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाई किया गया है। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बेटा, देखो होता क्या है, अब ये यूकैरियोटिक सेल में पूरा कुछ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। कहां हो रहा है? आइडिया लेना, ये सब कुछ कहां चल रहा है बेटा? दिस इज हैपनिंग इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल। दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। तो डीएनए कहां पर प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है बेटा न्यूक्लियस में, है ना। दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहां हो रहा होगा? ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा होगा बेटा न्यूक्लियस में। आरएनए यही बन रहा होगा, बट ये कैसा आरएनए बन रहा होगा? नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल आरएनए को हम क्या कहते हैं? एचएनआरएनए। वाई दिस इज नॉन फंक्शनल? क्योंकि एक्सॉन्स भी रखा है, इंट्रॉन्स भी रखा है। इंट्रॉन्स को हटाना है, इंट्रॉन्स की वजह से ये क्या है? नॉन फंक्शन। इनको फंक्शनल बनाना पड़ेगा। फंक्शनल जब बना लोगे, मैं अब आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, तब जाकर के बन जाता है तुम्हारा एमआरएनए। ठीक है, अब प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनता है,
प्रोटीन बनता है बेटा साइटोप्लाज्म में। दैट मीन्स ये mRNA जो न्यूक्लियस में बना पड़ा है, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और कहाँ आना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म में। अब RNA न्यूक्लिक एसिड है, DNA भी न्यूक्लिक एसिड है, RNA भी न्यूक्लिक एसिड है। RNA कहीं टूट ना जाए, तोड़ेगा कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक एंजाइम होता है बेटा जो क्या कर सकता है? इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट दी न्यूक्लिक एसिड। इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड। तो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं, है ना। तो आरएनए को कहीं ये न्यूक्लियस डाइजेस्ट ना कर जाए तो ये क्या करते हैं? अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई ये अपने कैप की तरफ 5 प्राइम एंड की तरफ एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं जिसका नाम है मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे इनको ये न्यूक्लियस पहचान न सके, आइडेंटिफाई ना कर सके। जैसे मान लो यार, जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं बहुत, जिनके पीछे इंटरपोल भी लग जाती है, एक सीबीआई होती है और जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है, बच्चों को सबको पता होगा, बहुत सारे तो मूवीज वगैरह देखते हो इंटरपोल। अगर इनको अपने आप से बचाना है तो ये भी अपना रूप बदल लेते हैं ना, दाढ़ी रख लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, कुछ लोग तो बड़े ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करा करके बैठ जाते हैं, हुलिया ही बदल लेते हैं, बहरूपिया, मतलब अपना हुलिया ही चेंज कर लेना। तो वो अपना हुलिया क्यों चेंज करते हैं? वो अपना हुलिया इसलिए चेंज करते हैं सो दैट उनको कोई पुलिस, सीबीआई, इंटरपोल ना पकड़ पाए, है ना। तो ये भी अपना हुलिया बदल रहे हैं, ये भी अपना रूप को मॉडिफाई कर रहे हैं। हाउ? दे आर एडिंग अ कैप। कैप का नाम क्या है? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्रकार का मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है जो ऐड किया जा रहा है 5 प्राइम एंड पर। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने सर पे टोपी पहन ली 5 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और अपने पैर पीछे की तरफ भी ये एडिनाइलेट के रेसिड्यूज ऐड कर देते हैं। देखो, मतलब ना ऊपर से, ना आगे से पहचान पाओ, ना पीछे से पहचान पाओ, न्यूक्लियस पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या करते हैं? अपने 5 प्राइम एंड की तरफ क्या ऐड करते हैं? कैप। कैप का मतलब क्या है? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और पीछे की तरफ यहां पर क्या ऐड करते हैं? 3 प्राइम की तरफ दिखाती हूं, ये देखो, ये 3 प्राइम की तरफ, इधर की तरफ इन्होंने ये टेल ऐड की है। इस टेल को पॉली ए टेल कहते हैं। पॉली का मतलब क्या है? मैनी। ए का मतलब क्या है? एडिनाइलेट रेसिड्यूज। एडिनाइलेट रेसिड्यूज मतलब, इसका मतलब क्या है बेटा? एडिनाइन वाला न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मोनोफॉस्फेट, 2 और फॉस्फेट ऐड कर दो, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट के यहां पर रेसिड्यूज ऐड किए गए, एडिनाइलेट, 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 एडिनाइलेट। 1 2 3 4 बार नहीं, कितनी बार ऐड किया गया है? 200 से 300 टाइम्स ऐड किया गया है। तो इनकी ये पूंछ बहुत लंबी है और इस लंबी पूंछ में सिर्फ एडेनिन मिलेगा। तो ये भी एक तरीका होता है, टेल की तरफ से भी अपने आप को मॉडिफाई कर लो सो दैट न्यूक्लियस ना पहचान पाए, इधर की तरफ से भी कैप लगा करके मॉडिफाई कर लो, न्यूक्लियस ना पहचान पाए। तो ये 2 मॉडिफिकेशन है, एक कैपिंग और एक टेलिंग। कैप में हम कैप को ऐड करते हैं जिसका नाम है मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेलिंग में हम टेल को ऐड करते हैं। टेल क्या है? एडिनाइलेट के रेसिड्यूज, मतलब एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड। कितनी बार? 200 से 300 बार। कौन सी एंजाइम्स है, क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। और एक होता है स्प्लाइसिंग, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। क्या है? ये देखो, ये कैसा डीएनए है बेटा? ये कैसा डीएनए है? दिस इज अ यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था बेटा, यूकैरियोटिक डीएनए में एक्सॉन्स इंट्रॉन्स दोनों होते हैं ना। दैट मींस इसके पास एक्सॉन्स इंट्रॉन्स दोनों है। तो आरएनए भी जो बनेगा, आप देखो कैसा बन रहा है, येलो वाला एक्सॉन, ऑरेंज वाला इंट्रॉन, येलो वाला एक्सॉन, ऑरेंज वाला इंट्रॉन, येलो वाला एक्सॉन, ऑरेंज वाला इंट्रॉन, येलो वाला एक्सॉन, ऑरेंज वाला इंट्रॉन। ठीक है, तो आप देखो जो फाइनल एमआरएनए बन करके आया है, इसको एमआरएनए नहीं, इसको प्री एमआरएनए कहना चाहिए। प्री मतलब एमआरएनए से पहली वाली स्टेज। अभी एमआरएनए बनाओगे तुम, या आप इसको क्या कह सकते हो? एचएनआरएनए। क्यों एचएन कह रहे हैं? एचएन का फुल फॉर्म हेट्रोजीनस होता है क्योंकि इसमें 2 सेगमेंट है, 2 डिफरेंट। वन इज एक्सॉन जो कोडिंग होता है, वन इज इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग होता है। अब हम क्या चाहते हैं? ये इंट्रॉन्स को काट पीट करके फेंक दे। कौन इन्वॉल्व होता है स्प्लाइसिंग में? स्प्लाइसिंग इज डन बाय एसएनआरएनए। बताया था ना, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए।
वो जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं और जहां जहां इंट्रॉन्स लगे हैं दोनों तरफ आकर के लग जाएंगे। ये क्या है बेटा? दीज आर स्नर्प्स प्रोटीन। स्नर्प्स प्रोटीन, ये स्नर्प्स प्रोटीन क्या होते हैं? SNRNA along with प्रोटीन, इसको स्नर्प्स प्रोटीन कहते हैं, जिसका शेप मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं। कैची है, समझ लो। ये कैची इंट्रॉन के इस तरफ भी लग जाएगी, ये कैची इंट्रॉन के इस तरफ भी लग जाएगी। जहां जहां पे इंट्रॉन्स होंगे ये कैची आकर के लग जाएगी। कैची मतलब स्नर्प प्रोटीन। स्नर्प क्या है? SNRNA प्लस प्रोटीन। ठीक है, जहां जहां पे इंट्रॉन्स होंगे ये कैची वहां पर लग जाएगी। लग गई, दोनों एंड पे, दोनों तरफ लग रही है। अब तुम सोचो मैम कैसे लगती है, इसको कैसे पता चल रहा है? बेटा इंट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, एक स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस से वो स्टार्ट होता है और एक स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस से वो एंड होता है। आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। उस इंट्रॉन्स के सेगमेंट्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं और वहां जा करके लग जाते हैं। जैसे लगे इनको उड़ाना शुरू कर देंगे, काटना शुरू कर देंगे, काटना शुरू कर देंगे और इंट्रॉन्स को काट देंगे। काटने के बाद ये क्या करते हैं? ये देखो लूप्स बना लिया। ये ऑरेंज वाले अब सेगमेंट्स आपको फैले हुए नहीं दिखाई दे रहे, ये सबने गोला बना लिया है। ये गोले क्या है? ये इंट्रॉन के लूप्स हैं, इंट्रॉन लूप्स, या इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, और लूप्स बना करके ये इनको बाहर कर लेगा, लूप्स बना करके इनको ये बाहर कर लेगा। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेगमेंट रह जाएगा बेटा? एक्सॉन। लेकिन बेटा जहां जहां से इंट्रॉन्स लगेंगे वहां से गैप तो छूट जाएगा ना। बट कोई बात नहीं, हमने ओकाज़की जो फ्रेगमेंट था उसके बीच के गैप को भर दिया था लाइगेज लगा करके। यहां पर भी लाइगेज लगाएंगे, वहां डीएनए लाइगेज लगाया था, यहाँ आरएनए लाइगेज लगाएंगे। तो जब इंट्रॉन्स कट जाते हैं तो उन गैप को जोड़ा जा सकता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना करके और एक एंजाइम की मदद लेकर के आरएनए लाइगेज। सारे एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे। जो नया अब आरएनए बन के आएगा उसमें देखो सिर्फ येलो का सेगमेंट है, दैट मीन्स में सिर्फ एक्सॉन्स है। 5 प्राइम पर कैप है, 3 प्राइम पर टेल मौजूद है। ठीक है, तो इंट्रॉन्स के रिमूवल को स्प्लाइसिंग क्या है? कैप के एडिशन को कैपिंग, टेल के एडिशन को टेलिंग। स्प्लाइसिंग क्यों करानी पड़ी? क्योंकि यहाँ इंट्रॉन्स होता है। कैप और टेल क्यों कराना पड़ा यहाँ पर? क्योंकि आरएनए जाएगा फिर साइटोप्लाज्म उसको बचाने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम यहां पर स्प्लाइसिंग कराई, समझ में आता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं कराई, समझ में आता है, क्योंकि यहां इंट्रॉन्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के पास इंट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वहां स्प्लाइसिंग नहीं करानी पड़ी। बट मैडम यहां कैपिंग टेलिंग आप करा रहे हो, बट प्रोकैरियोटिक सेल में कैपिंग टेलिंग क्यों नहीं करा रहे? क्यों? इनके साइटोप्लाज्म में इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर है तो क्या इनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? इनको कैपिंग टेलिंग की जरूरत नहीं है? देखो प्रोटेक्शन की तो जरूरत है, तो क्यों नहीं करा रहे कैपिंग टेलिंग? आओ देखो होता क्या है बेटा, होता क्या है ये देखो, ये प्रोसेस यहां पर, ये सारा कुछ प्रोसेस, इनका रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्म में होगा। इनका ये जो आरएनए बन बन के निकल रहा है ये साइटोप्लाज्म में ही तो है, और साइटोप्लाज्म में ही तुम्हारा क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए मतलब ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाने के लिए तुम्हें राइबोसोम्स लगते हैं, राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में है। तो जैसे ही हल्का फुल्का भी आरएनए बनता है, देखो यहाँ आरएनए बन गया, जैसे ही थोड़ा सा हिस्सा भी आरएनए बनता है बेटा, यहां पर राइबोसोम्स लग जाते हैं, ये राइबोसोम्स हैं। दैट मीन्स क्या तुम यहां पर आरएनए को टिकने का टाइम दे रहे हो कि उसको कोई आइडेंटिफाई करे और काटे पीटे? नहीं, यहां ये जो आरएनए टिकने का टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको। जो भी थोड़ा सा आरएनए बन रहा है उसको फटाफट तुम प्रोटीन में कन्वर्ट कर दे रहे हो। दैट इज वाई यहां पर कैपिंग टेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटी ने लिखा है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दे आर कपल्ड। कपल्ड मतलब साथ ही साथ होते चले जा रहे हैं। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं हो रहा। यूकैरियोट्स में पहले आरएनए पूरा बन जा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको साइटोप्लाज्म में भेज के उसको प्रोटीन बना रहे हैं। तो वहां पर टिकने का टाइम मिल रहा है, और जहां पर टिकने का टाइम होगा डाइजेशन का भी टाइम मिल जाएगा, इसलिए वहां पर जरूरत पड़ती है, यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। अब हमने क्योंकि पूरा समझ लिया है, फटाफट हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं, सो दैट हमारे को और थोड़ा क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले है, पहला चीज हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों में, ट्रांसक्रिप्शन के आरएनए के टाइप्स।
प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप्स हैं आरएनए पॉलीमरेज के? ओनली वन टाइप। यहां पे कितने टाइप्स हमने पढ़े बेटा? 3 टाइप्स। एक काम कर सकते हो बेटा, पहले इस वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैच करो आपने सही किया या नहीं किया, तभी तो मजा आएगा यार। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है प्रोकैरियोट्स में साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर इनका डीएनए ही बेटा साइटोप्लाज्म में है तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहां होगी? साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म। इनका कहां पर हो रहा है? इनका हो रहा है बेटा न्यूक्लियस में, क्योंकि हम तो न्यूक्लियस वाले हैं ना बेटा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद ट्रांसलेशन कहां हो रही है? बताया ना, यहां पर ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही चलती है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहां पर क्या होता है, क्योंकि आरएनए न्यूक्लियस में बना है तो उसको निकालना पड़ेगा बाहर। कहां लाना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो साइटोप्लाज्म में मिलता है। जैसे खाना बनाने के लिए तुम्हें किचन में ही जाना पड़ेगा, सेम प्रोटीन बनाने के लिए वो साइटोप्लाज्म में ही आना पड़ेगा। इंट्रॉन्स कहां कहां होते हैं? इंट्रॉन्स यहां पर नहीं होते, कहां पर होते हैं? यहां पर प्रेजेंट होते हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सॉन्स भी हो, इंट्रॉन्स भी हो। ये डीएनए की सेगमेंट है, एक्सॉन्स भी हो, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, एक्सॉन्स भी हो, इंट्रॉन्स भी हो, एक्सॉन्स भी हो, इंट्रॉन्स भी हो। ठीक है, स्प्लिट जीन, इनका ये जो जीन है वो स्प्लिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सॉन्स इंट्रॉन्स दोनों है और इंटरवीन कर रहे हैं ऑल्टरनेटली, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, इसको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं। ये सिर्फ कहां मिलता है बेटा? यहां पर। यहां पर क्या होता है? ओनली एक्सॉन इज प्रेजेंट, नो इंट्रॉन, देयरफॉर no split gene arrangement is seen, no split gene arrangement। ठीक है, उसके बाद स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन का रिमूवल। तो बेटा स्प्लाइसिंग तो वही जरूरत लगेगी जहां इंट्रॉन है। इंट्रॉन कहां है? यहां पर, तो यहां पर स्प्लाइसिंग की जरूरत लगेगी। कहां नहीं लगेगी? यहां पर नहीं लगेगी, तो एब्सेंट। उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद, आरएनए बनने के बाद मॉडिफाई कहां कराना पड़ता है? डेफिनेटली यूकैरियोट्स में। यहां पर मॉडिफिकेशन प्रेजेंट, व्हाई? बिकॉज आरएनए फॉर्म्ड इज नॉन फंक्शनल, तो उसको फंक्शनल बनाने के लिए मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। देयरफॉर मॉडिफिकेशन प्रेजेंट, therefore modification present। यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर modification not required। why not required? RNA formed is already functional, RNA formed already functional, already functional, therefore no modification। और क्या डिफरेंस है ये देखो। ओके, खत्म। ओके, एक और चीज आप लिख सकते हो, यहां पर एक फीचर और ऐड कर सकते हो, कैपिंग और टेलिंग वाला। कैपिंग टेलिंग यूकैरियोट्स में होती है, तो आप लिखोगे प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। क्यों भाई? वाई कैपिंग एंड टेलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड? Why capping and tailing is not required? Since in prokaryote transcription, in prokaryotes, transcription and translation, transcription and translation are coupled together। तो यहां पर कैपिंग टेलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब एक और चीज, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया देता कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग का। इसमें वो तीनों मॉडिफिकेशंस प्रॉपर लिखी हुई, 3 मॉडिफिकेशंस आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, किसमें? यूकैरियोट्स में। किसमें बेटा? यूकैरियोट्स में। आओ चलो देखते हैं।
कौन कौन सी हैं? तो आओ, नंबर 1 इज कैपिंग, फिर टेल, सॉरी स्प्लाइसिंग, फिर क्या लिखी हुई है? टेलिंग। एक एक करके पढ़ लेते हैं। कैपिंग में क्या करना होता है? एडिशन ऑफ कैप, एडिशन ऑफ कैप। यहां पर कैप क्या है? 5 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज MgPP। इसको ऐड करा दो 5 प्राइम एंड पर तो तुम्हारी कैपिंग हो गई। किधर की तरफ कराते हो? देखो 5 प्राइम एंड की तरफ। कौन सी एंजाइम ऐड कराती है? ग्वानाइल ट्रांसफरेज। ये रिस्पॉन्सिबल है इस मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड को वहां ऐड कराने के लिए। एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसका काम है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और इसका एक और काम क्या है? इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम। जैसे मान लो बेटा ये यूकैरियोटिक mRNA है, दैट मीन्स यहां पर इसके 5 प्राइम पर एक कैप मौजूद है। कैप का मतलब मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट मौजूद है। और 3 प्राइम एंड के तरफ टेल मौजूद है। टेल मतलब एडेनाइलेट के मल्टीपल रेसिड्यूज 200 से 300 बारी एडेड है। तो ये हमारा यूकैरियोटिक mRNA है, ठीक है। अब आपको पता है बेटा इस mRNA को किसमें कन्वर्ट होना है? इस mRNA को कन्वर्ट होना है प्रोटीन में। हम प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? हम प्रोटीन फैक्ट्री 11th क्लास से पढ़ाओगे, इवन 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो, राइबोसोम्स को बोलते हैं। तो क्या बिना राइबोसोम्स के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रोटीन बनेगा? अगर किसी को फैक्ट्री बोल रहे हो, जैसे कोई कपड़े की फैक्ट्री, दैट मींस कपड़ा वगैरह सब वहीं बनता है। कॉस्मेटिक की फैक्ट्री, कॉस्मेटिक वहीं बनता है, बिना उस फैक्ट्री के कॉस्मेटिक नहीं बन सकता। सिमिलरली अगर तुम राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कह रहे हो, दैट मीन्स प्रोटीन तो वो बनाएगा भाई। तो ये mRNA बिना राइबोसोम की मदद लिए प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट हो सकता है ना। दैट मीन्स अब इस राइबोसोम को इस mRNA पे आकर के लगना होगा। जैसे आप किसी को बोल रहे हो भाई आज मेरे घर डिनर है, तुमने सिर्फ अपना इलाका बता दिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि मैं दिल्ली के इस फलाने कनॉट प्लेस में आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। बेटा कनॉट प्लेस तो बहुत बड़ा है, तुम डिनर पे तो इनवाइट कर दिए, तुमने न्योता दे दिया, ठीक है, एड्रेस ही नहीं बताया। अब वो कनॉट प्लेस पे आके तुम्हें फोन लगा, तुमने फोन उठाना बदल लिया, तुमने सोचा मैंने मजाक में बुलाया था, ये तो चेपी हो गया है ना। तो अगर तुम किसी को प्रॉपर एड्रेस ना दो, स्पेसिफिक लोकेशन पर ना बताओ, अपना घर ना बताओ, तो कोई वहां पर पहुंच सकता है? नहीं। अगर राइबोसोम को भी प्रॉपर एड्रेस ना पता हो कि उसको कहां पर आकर के लगना है, तो क्या प्रोटीन बनेगा, इनिशिएट होगा? नहीं। तो कौन उसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, कौन उसको पार्किंग साइट प्रोवाइड करता है? तो वो कैप है। ये राइबोसोम, ये जो राइबोसोम होता है बेटा, 2 यूनिट्स होती है ना, ये राइबोसोम कहां पर आकर के लगता है? ये राइबोसोम कैप को ढूंढता है। कैप को ढूंढने के बाद वहां पर लग जाता है और लगने के बाद फिर प्रोटीन बनना शुरू होगा, ठीक है। जैसे आपको बोलते हैं ना, आप कभी कुरियर से कुछ सामान मंगाते हो तो आपको बोलते हैं ना लैंडमार्क प्रोवाइड करो, तो आप किसी हॉस्पिटल लिखोगे कि इस हॉस्पिटल के पास है, इस स्कूल के पास है, ये एक पेट्रोल पंप है उसके पास है, ठीक है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत बड़ा तुम्हारा सोसाइटी है उसके पास है। तो कोई ना कोई लैंडमार्क बताते हो कि वहां पर आ जाए तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। सिमिलरली जो राइबोसोम का लैंडमार्क है, जहां पर वो आकर के लगता है, वो कैप वाला साइट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। इसीलिए कैप एक तो प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ही यूकैरियोट्स में, दूसरा है प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट टू द राइबोसोम, क्योंकि जब तक ये आएंगे नहीं तब तक तुम्हारा क्या नहीं होगा, तब तक तुम्हारा बेटा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, राइबोसोम के दोनों यूनिट्स नहीं आकर के लगते, कैप पर सिर्फ सबसे पहले स्मॉलर यूनिट आकर के लगता है, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, क्योंकि यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं तो यहां पर कौन आकर के लगेगा? स्मॉलर यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक में 2 यूनिट्स होते हैं बेटा, पिछले क्लास में पढ़ाया था, छोटी वाली 40S और बड़ी वाली 60S। तो कैप पर कौन आकर के लगेगा? 40S वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, यहां पर आ जाओ।
स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। सबको पता है, कौन कराता है? स्नर्प्स प्रोटीन, बताया था ना। स्नर्प्स क्या होते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। मैंने ये भी बता रखा है बेटा, ये सारे आरएनए कौन से टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बताते हैं पिछली क्लास में। प्रोटीन्स के साथ जुड़ करके इंट्रॉन्स को काटते चले जाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि बेटा आरएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, ऐसा जो आपको आरएनए वर्ल्ड में पढ़ाया गया था। बट हम पहले आरएनए क्योंकि स्टेबल नहीं था, हमने डीएनए बनाया। फिर डीएनए क्योंकि प्रोटीन नहीं बना सकता, हम फिर से आरएनए की तरफ जा रहे हैं और उसको फंक्शनल बनाने के लिए फिर से इंट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें आरएनए की डोमिनेंस दिखाई जा रही है, ठीक है, कि बिना आरएनए के यू कैन नॉट मेक द प्रोटीन एंड दैट इज व्हाई इंट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इंट्रॉन्स नहीं बना सकते, इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ टेल, एडिशन ऑफ टेल। नाउ व्हाट इज टेल? टेल इज एडेनाइलेट के रेसिड्यूज, या आप अपनी भाषा में लिख सकते हो एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्योंकि तुम बार बार एडेनाइलेट के रेसिड्यूज ऐड कर रहे हो, बार बार एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स यू आर एडिंग। इस प्रोसेस को पॉली एडेनाइलेशन भी बोलते हैं। पॉली मतलब मेनी, एडेनाइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ एडेनाइलेट, एडिशन ऑफ एडेनाइलेट के रेसिड्यूज, ठीक है। किस तरफ करते हैं? 3' एंड की तरफ। कौन सा एंजाइम करता है? पॉली ए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम करता है? पॉली ए पॉलीमरेज। तो आप देखो इस प्रकार से जो आरएनए बन करके आएगा, ये आरएनए है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, 3' पर टेल होगा, 5' पर कैप होगा, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, स्प्लाइसियोसोम is absent in fungi, protist, E. coli, animals। बताओ भैया, सोचो 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 सोचो। स्प्लाइसियोसोम क्या होता है? स्प्लाइसियोसोम इंट्रॉन के लूप्स होते हैं। जब इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है ना बेटा, तो उसके छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं, जिसको स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रॉन के लूप्स तो वहीं मिलेंगे जहाँ इंट्रॉन्स हैं। इंट्रॉन्स कहाँ होते हैं? यूकैरियोट्स में। फंजाई यूकैरियोट्स है, बिल्कुल है, तो यहाँ मिलेगा। प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे भी मिलेगा। ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट है। इंट्रॉन्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में नहीं। अगर इंट्रॉन्स ही नहीं है तो इंट्रॉन के लूप्स कहाँ से मिल जाएंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? ई कोलाई। एनिमल सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सारा प्रोसेस तो समझ लिया, सब कुछ मैंने आपको बता भी दिया है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, पहले एनिमेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो क्लियर है, बत्ती बंद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इसके लिए जस्ट अ सेकेंड, देखते जाना। आप चाहो बेटा तो यहाँ पर मेरे पास अभी सेटिंग का नहीं है, बिकॉज उसको डायरेक्टली नोट पे ऐड किया है। आप अभी वीडियो को थोड़ा 0.75x मतलब थोड़ा स्लो करके देखना, ठीक है, सो दैट आपको प्रोसेस थोड़ा स्लोली समझ में आए। आपके पास वो ऑप्शन है भी, मेरे पास अभी इस अभी फिलहाल में नहीं ऑप्शन वो, ठीक है। पर क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आप स्पीड स्लो कर लेना, थोड़ा और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। आओ चलते हैं फिर। बहुत कम सेकेंड्स की वीडियो है, मिनट की वीडियो है। ये क्या दिखा रहा है बेटा? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है। जो हिस्सा आरएनए बनाएगा उसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ रीजन्स होते हैं। कौन से रीजन? देखो अभी दिखाएंगे। इधर की तरफ प्रमोटर, इधर की तरफ टर्मिनेटर, और इन दोनों के बीच में किसको सेगमेंट बताया था? जीन को, स्ट्रक्चरल जीन। ओके, आगे देखो क्या लिखा है। अब ये प्रमोटर रीजन है, यहां पर कौन आकर के बाइंड करता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। किसके साथ? सिग्मा फैक्टर के साथ। उसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। अब ये देखो हथौड़े जैसे स्ट्रक्चर क्या है बेटा? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इनको अनवाइंड किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद एक ही स्ट्रैंड के तरफ न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के ऐड कर रहा है। क्यों ही एक स्ट्रैंड इस्तेमाल कर रहा है आपको ऑलरेडी पता है। आरएनए जब बनता है तो यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर चलता है, जो अभी समझाया। देखो धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जा रहे हैं और ये आरएनए बनता चला जा रहा है। देखो ये पहले आरएनए, एक सेकंड, ये देखो ये आरएनए पहले प्रमोटर रीजन पर लगा था,
इसने यहां से आरएनए की चेन बनाना शुरू की थी। अब देखो यहां से बढ़ते 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 ये यहां तक पहुंच गया है। और देखो इसके अंदर की पूंछ दिखाई दे रही है लाल कलर की, ये पूंछ नहीं है बेटा इसकी, ये आरएनए है जो नया बना है। किस डायरेक्शन बना होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बना होगा। किसने बनाया? इसने बनाया। ठीक है, अब ये चलते चलते आरएनए बनाते बनाते न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते करते पहुंच गया है अपने लाल बत्ती वाले सिग्नल पर, जहां हमारी गाड़ियां बंद हो जाती हैं ना, तो ये पहुंच गया अपने टर्मिनेटर रीजन पर। अब देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, ये देखो टर्मिनेटर पर जैसे ही पहुंचेगा आरएनए की सिंथेसिस बंद हो जाएगी। कैसे? देखो दिखाएंगे अभी। ये जो एंजाइम है ये साइड से ही निकल गई। किसने निकाला? रो फैक्टर ने। और जो आरएनए बन रहा था ये भी साइड से निकल गया। किसने निकाला? रो फैक्टर ने। अब ये जो इन्होंने दिखाया है ना प्रोसेस, देखो प्रोसेस तो सेम होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अगर ये आरएनए प्रोकैरियोट्स में बन रहा होता तो ये ऑलरेडी फंक्शनल होता। ठीक है, और कहां पर होता? फंक्शनल तो होता। क्यों? क्योंकि इंट्रॉन्स नहीं होते हैं और ये सारा का सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा होता। बट इस डायग्राम में इन्होंने यूकैरियोट्स में एक्सप्लेन किया है। तो आपको पता है कि अगर ये यूकैरियोटिक आरएनए है तो इसमें 2 सेगमेंट्स होंगी, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। दैट इज व्हाई दिस आरएनए इज नॉन फंक्शनल, क्योंकि इंट्रॉन्स इसके पास होते हैं। क्योंकि इसके पास 2 डिफरेंट सेगमेंट है, इसको एचएनआरएनए कहते हैं। अब क्या करोगे? इसको काटा मारो, काटा मारो, काटा मारो। ठीक है, देखो मारेंगे अभी काटा। देखो ये इंट्रॉन्स है, बेकार निकम्मा सेगमेंट। किसी को पसंद ही नहीं है ये। तो देखो क्या होगा आगे, नीचे लिख भी रहे हैं। ठीक है, आप अगर स्लो करोगे तो आपको पूरा समझ में भी आएगा, मतलब समझा तो चुके ही हैं, लिखा हुआ भी दिखाई देगा। तो इनको काटना है, तो जहां जहां इंट्रॉन्स है, मैंने बताया था ना दोनों एंड के तरफ, इंट्रॉन्स के दोनों एंड की तरफ लग गए स्नर्व्स प्रोटीन। इन्होंने इसको लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखो लिखा हुआ था स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, इंट्रॉन, काटा हुआ इंट्रॉन, एक्साइज्ड इंट्रॉन। तो सिर्फ रेड वाला सेगमेंट रह गया था, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला फंक्शनल एमआरएनए। और देखो पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ है अभी? क्या दिखाया इन्होंने क्या दिखाया? वो सब कुछ न्यूक्लियस में हो रहा था, पर्पल न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते 11वीं क्लास में पढ़ा था। उस पोर के थ्रू जो एमआरएनए मॉडिफिकेशन के बाद न्यूक्लियस में था, वो स्पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ गया। ये दिखा इन्होंने। थोड़ा सा पीछे कर रही हूं, ये देखो निकलता हुआ आ रहा है ना। तो अब ये आ गया साइटोप्लाज्म में। क्यों आया? क्योंकि आरएनए तुमने प्रोटीन के लिए बनाया था। अब देखो ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसीलिए एक ही हथौड़ी के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनका कोई पेयरिंग नहीं है, क्योंकि एमआरएनए जो बना है वो सिंगल स्ट्रैंड है। अब इस पे क्या होते हैं बेटा? 3 नाइट्रोजन बेस को ग्रुप कर दो तो उसको कोडॉन बोलते हैं। ये मैं आपको अगला पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये अभी छोड़ दो, अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने कोडॉन इसमें दिखाया है, ये से खत्म हो गया। हाँ, ये स्टार्ट और स्टॉप ट्रांसलेशन प्रोटीन जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। आई गेस दिस इज ओवर। हाँ, आगे का प्रोसेस जो है ना वो मैं आपको ट्रांसलेशन के दौरान पढ़ाऊंगी। इसमें हमने क्या समझा कि ये यूकैरियोट्स में हुआ था, तो पहले आधा काम न्यूक्लियस में हुआ, फिर वो आरएनए जब बन गया था, एक की तरफ कैप और टेलिंग लग गई थी, तो उसको भेज दिया गया साइटोप्लाज्म में। बेटा अब तुम्हारा काम हो गया, प्रोटीन बना लो। ठीक है, सो दिस इज हाउ ट्रांसक्रिप्शन हो गई है खत्म। क्या हो गई बेटा? खत्म। होप अब आपको पूरा समझ में आया होगा। जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी चला गया होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ लेते हैं कुछ एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये टाइमर कहाँ से लग गया? देखो अभी मैं आपको 1-2 और कंसेप्ट बताना है सिस्ट्रॉन और जीन के बारे में, बट मैं आपको एनसीईआरटी पहले पढ़ा दूँ, उसी से रिलेट करा दूंगी। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है बेटा? उसमें होता है प्रमोटर का रीजन, स्ट्रक्चरल जीन जो आरएनए बनाते हैं, और टर्मिनेटर का रीजन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जीन। एक जीन क्या होता है? जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स में पढ़ा था। दो देयर इज नो एम्बिग्विटी, जो जेनेटिक जो जीन्स है दे आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जीन्स डीएनए पे लोकेटेड होते हैं। इट इज डिफिकल्टी टू लिटरली define a gene in terms of DNA sequence. Why? The DNA sequence जो कोड करता है
चाहे टीआरएनए चाहे आरआरएनए मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिफाइंस अ जीन। अच्छा, बच्चों को क्या लगता है, जो जैसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है, यहां पर प्रमोटर था, यहां पर टर्मिनेटर था, प्रमोटर और टर्मिनेटर वाले हिस्से को जीन क्यों नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा, है ना बेटा। इनको इस वाले को हमने स्ट्रक्चरल जीन बोला है। अब जीन की डेफिनेशन सुनना, व्हाट इज जीन? अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर आरएनए, बच्चों को लगता है बेटा जीन वो होता है, वो सेगमेंट डीएनए का जो एमआरएनए बनाए। नहीं, जीन वो कोई भी सेगमेंट हो सकता है जो आरएनए बनाए, एनी टाइप ऑफ आरएनए, चाहे वो टीआरएनए बना हो, चाहे एमआरएनए बना हो, चाहे आरआरएनए, कोई भी हिस्सा डीएनए का अगर इन तीनों में से कोई भी टाइप ऑफ आरएनए बना रहा है उसको तुम जीन ही कहोगे। एनसीईआरटी की लाइन है, देखो लिखा हुआ है, जो हिस्सा टीआरएनए आरआरएनए बनाए उसको भी तुम जीन ही डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस करती एक नया कंसेप्ट जिसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये क्या है? सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन भी डीएनए का ही हिस्सा होता है, बट डिफरेंस क्या है? दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाएगा डीएनए का उसको हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे। तो क्या हर हिस्सा डीएनए का प्रोटीन बना सकता है? नहीं, ठीक है। देयर आर ऐसे इंट्रॉन्स वाले सेगमेंट जो प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। जो हिस्सा प्रोटीन बनाएगा तुम उसको सिस्ट्रॉन कहोगे, जो हिस्सा आरएनए बनाएगा तुम उसको जीन कहोगे। तो यहां से मैं आपको अगर दो स्टेटमेंट दूं, क्वेश्चन दूं कि ऑल जीन्स आर सिस्ट्रॉन, ऑल जीन्स आर सिस्ट्रॉन, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। और एक और स्टेटमेंट दूं, ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन, ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन, तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप सोचो, मैंने आपको समझा दिया, इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। हिंट आपको यहीं से लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने जीन और सिस्ट्रॉन दोनों बता दिया है। अब आप देखो, समझो, आंसर करो कमेंट बॉक्स में, डिस्कशन करूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि सिस्ट्रॉन सेगमेंट होता है डीएनए का जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की चेन बनाए। तो यहां से दो प्रकार के सिस्ट्रॉन के यूनिट्स निकल करके आते हैं, ठीक है। सिस्ट्रॉन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सिस्ट्रॉन जो होते हैं दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने आगे जाकर के दिया हुआ है डिटेल में, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, और एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक और एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? पॉलीसिस्ट्रॉनिक बेटा, सबसे पहली बात तो ये मिलता है आपको प्रोकैरियोट्स में, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और ये कहां पर मिलता है? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? पॉली का मतलब होता है मैनी, और सिस्ट्रॉन मतलब वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या बना रहे हैं? जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की चेन बना रहे हैं, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की चेन बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर मोनो का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल, और सिस्ट्रॉन का मतलब होता है प्रोटीन बनाने वाला सेगमेंट या पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला सेगमेंट। दैट मीन्स यूकैरियोट का जो डीएनए होता है उसमें जो प्रोटीन की चेन बन करके आती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही प्रमोटर प्रेजेंट है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए एक ही प्रमोटर मौजूद है, दैट इज वाई मोनोसिस्ट्रॉनिक। एक प्रोटीन की चेन बनाने के लिए एक ही प्रमोटर प्रेजेंट है, दैट इज वाई मोनोसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे जो प्रोटीन्स बनते हैं, एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोटीन जो बन रहा है,
एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोटीन है, दैट इज बाय मेनी सिस्ट्रॉनिक। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे जाकर के आप पढ़ोगे जब लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। आओ देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन होता है इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक, किसमें, यूकैरियोट्स में। ठीक है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन केस ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स। क्यों, देखो आगे आगे और डिटेल पढ़ो। यूकैरियोट्स में क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा यूकैरियोट का जो जीन होता है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरप्टेड सीक्वेंस, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। बताया था ना यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, इसी की वजह से। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है और एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है उसको एक्सॉन्स बोलते हैं, पहले ही बता दिया। जो एक्सॉन्स होते हैं दे आर सेड टू बी दो सीक्वेंस जो अपीयर होंगे मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए, मतलब एमआरएनए। मॉडिफिकेशन के बाद जो आरएनए बनता है उसको प्रोसेस्ड आरएनए कहते हैं, फंक्शनल आरएनए कहते हैं। तो उसमें एक्सॉन्स होगा, बट क्या इंट्रॉन्स होंगे, नहीं, क्योंकि तुमने उसको स्प्लाइसिंग करके हटा दिया है। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, क्योंकि एक्सॉन्स, दो एक्सॉन्स के बीच में एक खराब सेगमेंट प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को हम इंटरवीनिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, क्योंकि दो एक्सॉन्स के बीच में प्रेजेंट है, इंटरवीन कर रहा है, बीच में आ रहा है। ये जो इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं बेटा, दे डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो एमआरएनए हमने फाइनली बनाया था, प्रोसेस करके मॉडिफाई करके, उसमें इंट्रॉन्स था नहीं, ओनली एक्सॉन्स थे, क्योंकि हमने इसको काट दिया था। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। ठीक है, तो शुरुआत में लिखा था ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक जीन को उनके डीएनए के सीक्वेंस में डिफाइन करना, इस वजह से इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इनहेरिटेंस जो है कैरेक्टर का इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। प्रमोटर तो आपने पढ़ लिया, रेगुलेटरी आप आगे पढ़ोगे जब रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन का पढ़ोगे। ठीक है, हेंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, जबकि ये कोई भी किसी प्रकार के प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, ये आप आगे पढ़ोगे बिकॉज ये आगे का है। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी भी कवर कर ली, सिस्ट्रॉन्स बता दिया, किसमें मोनो होता है किसमें पॉली होता है, क्यों पॉली बोलते हैं क्यों मोनो बोलते हैं वो भी पढ़ लिया। सिस्ट्रॉन्स और जीन्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी पढ़ लिया। उसके बाद एक और पैराग्राफ है एनसीईआरटी का जहां बच्चे पूछते हैं तो वही बता देते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज, ये किसके लिए बेटा, यूकैरियोट्स के लिए, क्योंकि यूकैरियोट का आरएनए जो बनता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन कराना पड़ता है 3 प्रकार के, टेलिंग, स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग। तो वो पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी जिसमें कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग पढ़ाया है, वो मैं यहाँ पे नहीं ले रही बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक लाइन आपको लिखवा दी है। ठीक है, तो उसके बाद आओगे तो ये पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें मॉडिफिकेशन क्यों कराना पड़ता है, वो हमें समझ में आ रहा है, क्यों कैप और टेल जैसे प्रोसेस को कराना पड़ रहा है, भले कॉम्प्लेक्स है बट कराना पड़ रहा है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर, एंशिएंट मतलब पुराना फीचर है जीनोम का। जीनोम मतलब जो हैप्लॉइड सेट होता है हमारा डीएनए का, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है डीएनए का, उसको जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीनोम का बहुत पुराना फीचर है बेटा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो बहुत पुराने बैक्टीरिया थे एंशिएंट फॉर्म में, उनके पास इंट्रॉन्स देखा गया था। और अब आज भी जो मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी हम इंट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इंट्रॉन्स पहले से ही है, तो ये हमारा एंशिएंट फीचर ही है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेजेंस है इंट्रॉन्स की इज द रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट का मतलब है रिमेन्स ऑफ एंटीक्विटी, एंटीक्विटी का मतलब है एंटीक, कहते हैं ना यार अपने घर में एंटीक फिनिशिंग करो, एंटीक मतलब जो पुराना हो, क्लासिकल हो, तो इसको हम क्यों कह रहे हैं कि इंट्रॉन्स की प्रेजेंस एंटीक चीज का रिमेन रह गया, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया बहुत पुराने थे, जो पुराने होते हैं उनको एंटीक बोलते हैं, और आर्की बैक्टीरिया के पास ऑल्दो वो बैक्टीरिया थे बट उनके पास इंट्रॉन्स की प्रेजेंस देखी गई थी, क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा आपको। वो बैक्टीरिया थे, पुराने थे, इंट्रॉन्स था, और जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम कहते हैं इवॉल्व्ड हैं, बहुत एडवांस्ड है, उनके पास भी इंट्रॉन्स देखे गए।
तो ये इंट्रॉन्स जो हमारे पास हैं, यूकैरियोट्स के पास हैं, ये उन्हीं एंटीक फीचर के रिमेन्स रह गए हैं अब, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, और जो प्रोसेस हम कराते हैं स्प्लाइसिंग का, ये आरएनए वर्ल्ड का डोमिनेंस बताता है, जो मैंने आपको बता दिया। इन रीसेंट टाइम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम, ये है भी बातें, ठीक है, वो आगे आप पढ़ लोगे। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ लिया हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। क्लियर हो गया सबको? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने ट्रांसक्रिप्शन पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। अब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया तो एक ही चीज़ रह जाता है, प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन कैसे होता है देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है देख लिया, सेंट्रल डोग्मा में एक ही प्रोसेस रह गया है ट्रांसलेशन का। बट ट्रांसलेशन पढ़ाने से पहले उस प्रोसेस का समझने के लिए इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा कि कोडॉन्स क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स क्या होता है। तुमने राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर तो देख लिया था, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देख लिया था, बट टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनका स्ट्रक्चर समझोगे तभी ट्रांसलेशन समझ में आएगा। फिर फटाफट वीडियोस देखेंगे एनिमेशन की, अपना काम खत्म करेंगे, ठीक है। सो येस, वी आर डन विद द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन जरूर लगाना। बाय बाय।